लीडर साहब, जरा इस किताब पर गौर फरमाइए। क्या ये आपको एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं लग रही है? इसके पेपर्स भी काफ़ी फ्रेश हैं। इसके अंदर का कंटेंट्स भी सोफिस्टिकेटेड है। अब आप ही सोचिए कि ब्रह्मास्त्र पिल का इतिहास कितने साल पुराना है। तो अगर इतिहास इतने साल पुराना है तो किताब एकदम नई नवेली कैसे हो सकती है? अगर इस किताब का पुरानी किताब से नया फॉर्मेशन किया गया है तब भी ये पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि इस किताब को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। नक्श ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, जिससे सभी को सुनाई दे सके। इससे पहले कि कोई अपना रिएक्शन देता, नक्श ने अचानक से उस किताब के कुछ पेपर्स फाड़ दिए। नक्श के उस हरकत से मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नक्श ने दुनिया के लोच को तोड़ने की हिमाकत की थी। अब इसका अंजाम क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। नक्श, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? लीडर साहब वो पहले इंसान थे जिन्होंने रिएक्ट किया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उस गुस्से को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम गए थे। रुकिए लीडर साहब, क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या है? नक्श ने उस किताब के अंदर से एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट बाहर निकाला। ये तो एक काला पत्थर है, कड़क अंदाज में लीडर साहब ने कहा। ऑब्जेक्ट इतना छोटा था कि पत्थर जैसा ही नजर आ रहा था। लीडर साहब, शायद आपको नहीं पता है, लेकिन ये लेटेस्ट ऑडियो कैमरा है। ये बोलते हुए नक्श ने उस किताब के बाकी पेपर्स भी फाड़ डाले और उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। ये देखकर लीडर साहब के होश ही उड़ गए थे। उन्हें किताब के बीच में एक छोटा सा होल नजर आने लगा था। अगर नक्श के हाथ में वो ब्लैक ऑब्जेक्ट वाकई में ऑडियो कैमरा है, तो क्या शेखावत परिवार इस किताब के जरिए हलाल गैंग के सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा था? जैसे ही लीडर साहब के मन में एक ख्याल आया, वैसे ही उनके पसीने छूट गए थे। बिना किसी प्रूफ के तुम अपनी बात को प्रूफ कैसे कर सकते हो? कड़क आवाज में लीडर साहब ने कहा। उन्हें अभी भी नक्श की बात पर डाउट हो रहा था। बहुत ही सिंपल है लीडर साहब, हम इसे तोड़कर देख लेते हैं, निडर होते हुए नक्श ने कहा। अगर एक कैमरा नहीं निकला तो मैं अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहूंगा। नक्श का कॉन्फिडेंस देखकर लीडर साहब को समझ आ गया था कि नक्श सही बोल रहा है। गुस्सैल अंदाज में लीडर साहब के कदम नक्श की तरफ बढ़े और उन्होंने नक्श की हाथ से उस ऑब्जेक्ट को लेकर जमीन पर पटक दिया। और ये क्या? ये तो वाकई में कैमरा निकला। शेखावत परिवार की ये हिम्मत कि वो अपनी आंखें हलाल गैंग पर जमाए बैठा है, निडर होते हुए लीडर साहब ने कहा। एक बार मेरी स्किल पूरी तरह से तैयार हो जाए, उसके बाद मैं शेखावत परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। शेखावत परिवार को हम छोड़ेंगे नहीं, हलाल गैंग में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ कहा। ऐसा लगा जैसे मानो सभी ओथ ले रहे हों। कुछ मिनट बाद जब लीडर साहब अपने सेंसेस में वापस लौटे तो उन्होंने नक्श की ओर देखकर कहा, शहंशाह, मैंने आपको गलत समझा। लीडर साहब, आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। क्योंकि मैं भी हलाल गैंग का मेंबर हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं हर मुसीबत से अपनी गैंग को आज़ाद कराऊं। नक्श ने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हें इतना मोडेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हलाल गैंग का रूल है, अच्छा काम करने पर रिवार्ड मिलता है और बुरे काम करने पर पनिशमेंट। थोड़ी देर सोचने के बाद लीडर साहब ने आगे बोलते हुए कहा, तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि अब तुम्हें हेडक्वार्टर और महल में घुसने के लिए किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। थैंक यू लीडर साहब। अचानक से नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे। उन्हें लगा था कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वो नक्श से उसकी शहंशाह की पोजीशन छीन लेंगे, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श स्टेटस के मामले में अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इससे पहले सिर्फ एक मैडम शबाना ही थी जिसे लीडर साहब के सामने झुकना नहीं पड़ता था, लेकिन अब उस लिस्ट में नक्श का नाम भी शामिल हो गया था। बैंक्वेट हॉल जारी रहेगा। लीडर साहब बहुत केयरफ्री इंसान नज़र आ रहे थे। नक्श और अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी से ख़त्म करके उन्होंने फिर से पार्टी मोड ऑन कर दिया था। पार्टी शुरू होते ही सभी एक एक करके आगे आए और नक्श के साथ टोस्ट करने लगे।
ये वो बूढ़े लोग थे जिन्हें नक्श से कोई तकलीफ नहीं थी, जिन्हें थी वो अपना अलग ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रहे थे। बैंक्वेट सुबह 11 बजे शुरू हुआ और शाम को 5 बजे खत्म हुआ। पार्टी खत्म होने के बाद नक्श को छोड़कर कोई भी अपने होश में दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नक्श बेवड़ा है, ये सब तो दिल पिल का कमाल था, जिससे उसके शरीर का एल्कोहल लगातार सही समय पर बाहर निकल रही थी। फाइनली लीडर साहब ने नक्श को दूसरे कमरे में लेकर गए। शहंशाह, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? अपने सिंहासन पर आराम से बैठकर लीडर साहब ने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता। बाहर से नक्श भले ही काफ़ी फेयरलेस नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी नर्वस था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लीडर साहब को पता चल गया है कि मैं शेखावत परिवार का मेन सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ? नक्श ने मन ही मन सोचा। साला इतने साल हो गए, लेकिन वो बूढ़ा शेखावत हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लीडर साहब ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। नक्श, मुझे लगता है कि हलाल गैंग के यंगर जनरेशन में तुम नंबर 1 इंसान हो और फ्यूचर में तुम हलाल गैंग को बहुत अच्छे से संभाल पाओगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर है। ये बोलते हुए लीडर साहब बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहे थे। लीडर साहब, आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हैं। आपकी लाइफ अभी तो स्वर्ग से ज़्यादा लंबी है। मैं उन ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। ये बोलते हुए नक्श पूरी इज्जत के साथ जमीन पर बैठ गया था। पहले मेरी बात सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी उम्र स्वर्ग की तरह लंबी है, लेकिन मेरी हो सकती है अगर मुझे सही समय पर ब्रह्मास्त्र पिल मिल जाए। ये बोलते हुए लीडर साहब अपने सिंहासन से उठे और उनके कदम अलमारी की तरफ बढ़े। सिगरेट को डालते हुए उन्होंने उस अलमारी को खोला और अंदर से किसी जानवर का खाल जैसा सामान बाहर निकाला। नक्श, ये हलाल गैंग का एक कीमती ट्रेजर है। इसका नाम है ड्रैगन आर्मर। इसको पहनने से तुम्हारे दुश्मन का वार खाली जाएगा और तुम्हें चोट भी नहीं आएगी। ये तुम्हें आग और पानी से भी बचा सकता है। इसे पहनकर रखना, ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। मुस्कुराते हुए लीडर साहब ने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे, मेरी बीवी को और हमारे हलाल गैंग को कभी डिसपॉइंटमेंट नहीं करोगे। पिल्स का काम इसी तरह से जारी रखो और हलाल गैंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दो। थैंक यू लीडर साहब, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं हमेशा आपके और आपके हलाल गैंग के साथ खड़ा हूँ। नक्श के मुंह से मैडम शबाना का नाम भी निकलने वाला था, लेकिन समय पर उसने उस नाम को थूक के साथ गटक लिया था। हालांकि नक्श ने लीडर साहब को रिफ्रेशिंग पिल दी थी, लेकिन उसके बदले में उसे ड्रैगन आर्मर मिल गया था। एक हाथ दो, एक हाथ लो वाला हिसाब था और बिजनेस में नक्श को नुकसान भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास हलाल गैंग का ट्रेजर आ गया था। बात खत्म होने के बाद लीडर साहब ने अपना हाथ हिलाया और नक्श को इशारा किया कि अब वो जा सकता है। नक्श आर्मर को लेकर तुरंत ही उस हाल से बाहर निकल आया था और अपने कमरे में जाने के बाद नक्श उस आर्मर को पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उस आर्मर को अपने शरीर पर डालते ही नक्श को एक अजीब सी एनर्जी का एहसास हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह के आर्मर को कौन इंसान बना सकता है। मन ही मन नक्श ने ये सोचते हुए उस कमरे में मौजूद एक हथियार उठाया और अपने आप को मारने की कोशिश की। नक्श ने अपने आप पर 3 से 4 बार हमले किए, लेकिन उसे कुछ महसूस तक नहीं हुआ। महसूस तो छोड़ो, नक्श के कपड़े तक खराब नहीं हुए थे। ये वाकई में अच्छा ट्रेजर है। खुश होते हुए नक्श उस आर्मर की तारीफ करने लगा था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी, जो लगातार आ रही थी। सावधान होते हुए नक्श के कदम तुरंत ही उस दरवाजे की तरफ बढ़े और उसने बहुत ही ध्यान से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि मैडम शबाना अपने लाल चेहरे और नशीली आंखों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। मैडम शबाना, क्या आपने बहुत पी ली है? अपने थूक को निगलते हुए नक्श ने पूछा। नक्श, ये बोलते हुए अचानक से मैडम शबाना ने नक्श को गले लगा लिया और अपने सर को उसकी छाती से रगड़ते हुए बोली, नक्श, तुम मुझे बहुत पसंद हो। एक बार फिर से नक्श को मैडम शबाना की मादक शरीर की खुशबू महसूस होने लगी और उसका शरीर फड़फड़ाने लगा था। सबसे पहले तो उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया
अगर मैडम शबाना को किसी ने उसके साथ देख लिया तो उसकी मौत पक्की थी। मैडम शबाना का पूरा शरीर नक्श के शरीर से चिपका हुआ था और वो लगातार नक्श की छाती को चूम रही थी और इससे नक्श के शरीर का ज्वालामुखी फूटने लगा था। मैडम शबाना, आपने वाकई में बहुत पी ली है, क्यों ना मैं आपको उससे ओवर करने के लिए एक पिल रिफाइन करूं। मैडम शबाना का ये अंदाज देखकर नक्श के निचले शरीर का हाव भाव बदलने लगा था। इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, नक्श को किसी भी तरह अपने आप को और मैडम शबाना को शांत करना था। नहीं, मुझे पिल की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे मैडम शबाना की आइडेंटिटी चाहिए। नक्श, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। मैडम शबाना अब फोर्सफुली नक्श के शरीर को चूमने लगी थी। नक्श रजिस्ट कर रहा था। जी हाँ, वो वाकई में रजिस्ट कर रहा था। लेकिन नक्श एक औरत के सामने कब तक रजिस्ट कर सकता था? कभी न कभी नक्श का कंट्रोल छूटना तय था। लेकिन शायद पहली बार भगवान ने नक्श का साथ दिया और इससे पहले कि मैडम शबाना के मन में नक्श के लिए प्यार परवान चढ़ता, वो एकाएक उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। हालांकि नक्श एक समस्या से तो बच गया था, लेकिन उसके सामने अब दूसरी समस्या आ गई थी। वो ये कि अब वो मैडम शबाना को उसके कमरे तक कैसे छोड़कर आए। बेचारा बुरा फंस गया था। जैसे तैसे नक्श ने अपने आप को शांत किया और मैडम शबाना को बेड पर लिटाकर खुद भी लेट गया। आधी रात को जब नक्श गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक से उसका फोन बजा। अब कौन है यार, कोई चैन से सपने भी नहीं देखने देता। आधी आंख खोलकर नक्श ने अपना हाथ इधर उधर हिलाया और फाइनली उसे अपना फोन मिल गया। हाँ भाई, क्या मदद चाहिए तुम्हें? नक्श को सामने वाले से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए नक्श ने नाखुश होते हुए कहा, नक्श, मैं तुम्हारा चाचा दर्पण भानुशाली बोल रहा हूँ। फोन की दूसरी तरफ से दर्पण भानुशाली सीधे मुद्दे पर आया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही नक्श ने दर्पण की आवाज़ सुनी, वैसे ही उसकी नींद भरी आंखें पूरी तरह से खुल गई और वो एकाएक अलर्ट मोड में आ गया था। उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसे डर था कि पता नहीं भानुशाली परिवार उसके या उसके परिवार के साथ क्या करे या क्या करने वाला है। वैसे तो नक्श ने भानुशाली परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो अब दर्पण भानुशाली उसे कॉल क्यों कर रहा है? अचानक से उसके दिमाग में वो सीन दौड़ने लगा जब उसके पेरेंट्स और उसके दोस्तों को भानुशाली परिवार ने बुरी तरह से मारा था। उस सीन को याद करके नक्श अब और भी ज़्यादा पैनिक हो गया था। लंबे समय तक सोचने के बाद नक्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बात है? भले ही भानुशाली परिवार उसके साथ रूथलेस था, लेकिन नक्श बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं था और यही उसकी ज़िंदगी का उसूल भी था। वापस आओ और अपने दादाजी को आखिरी बार देख लो, गहरी सांस लेते हुए दर्पण ने कहा।